नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 23 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि भी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि ये डाइटिशियन है, एमएससी कर रही हैं फिलहाल, और उच्च शिक्षा के योग कैसे हैं, पीएचडी करने के योग कैसे हैं और उच्च शिक्षा के लिए क्या कोई उपाय करना जरूरी है या फिर नहीं, बिजनेस करना बेहतर रहेगा या फिर नौकरी करना ही बेहतर रहने वाला है, बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, क्या पार्टनरशिप में बिजनेस करना उचित रहेगा या फिर अनुचित, करियर को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रश्न पूछा गया है, विवाह को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछा है, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, माता पिता के साथ संबंधों को लेकर के, भाग्योदय को लेकर के और साथ ही साथ योग और दशाओं को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है दोस्तों 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा यहां पर मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है सिंह लग्न और मेष राशि की, यानी कि ये जो कुंडली है ये अग्नि तत्व प्रधान बन जाती है, क्योंकि जो लग्न है वो भी अग्नि तत्व है और जो राशि है वो भी अग्नि तत्व बन जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, पेशेंस की कमी होती है और अथॉरिटेटिव होते हैं थोड़े से, मतलब कि कई बार जो है लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें, देखिए निश्चित रूप से ये सूर्य के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। सूर्य मतलब कि राजा, ग्रहों में राजा, तो ऐसे लोग भी उसी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, एनर्जी बहुत होती है, जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर शासन प्रशासन के क्षेत्रों में देखे जाते हैं, रूलिंग पावर इनके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर स्वतः ही देखी जाती है। एक जो छोटी सी नेगेटिविटी होती है इनके अंदर, जैसा मैंने बताया कि जिद्दी होना, अदरवाइज ऐसे लोग जीवन में मेहनत करें तो खूब आगे जाते हैं और नेम फेम बड़ी आसानी से कमा लेते हैं जीवन में। यहां इनके लग्न की तरफ चले, 10 डिग्री का लग्न है, लग्न 10 डिग्री का है तो लग्न के पास बल बढ़िया माना जाएगा। यहां पर लग्नेश सूर्य को देखें, उठ करके द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और यहां पर सूर्य धन योग बना करके विराजमान है। लग्न की तरफ हम वापस आए, शुक्र और बुध युति बना करके लग्न में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो जो शुक्र है वो एक समग्रह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है इस कुंडली में वो कर्मेश है और तृतीयेश है, शुक्र के मित्र नहीं है, तो अच्छा स्थान मिलने के बावजूद, बढ़िया स्थान मिलने के बावजूद इनको एक समग्रह माना जाएगा। तो शुक्र का केंद्र में आकर के बैठना, लग्न में आकर के बैठना बढ़िया है, आपकी पर्सनालिटी को ये बढ़िया बनाने वाला होगा, कहीं ना कहीं ये आपको सौंदर्य देने वाला होगा। शुक्र यहां पर 0 डिग्री का है, शुक्र 0 डिग्री का है, बाल अवस्था का है, बहुत ज्यादा बलाबल शुक्र के पास नहीं है। शुक्र यहां पर देखें कर्मेश है, दसम भाव करियर भाव के स्वामी ग्रह है, लग्न में आकर के बैठे हुए हैं, बढ़िया राजयोग है ये भी, और ये आपको जीवन में जो है कहीं ना कहीं मान सम्मान दिलवाएगा, आप अपने दम पर जो है अपना नाम बना पाएंगी। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, लव मैरिज के योग बना देंगे ये, और तृतीयेश है शुक्र तृतीयेश है, यानी कि साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, लग्न में आकर के बैठे हुए, तो ये निश्चित रूप से मेहनती बनाएगा आपको, क्योंकि लग्न यानी कि शरीर, तो साहस पराक्रम भाव का स्वामी ग्रह जब लग्न में आके बैठ गया तो निश्चित रूप से ये आपको साहसी, पराक्रमी और मेहनती बनाएगा। बुध की यहां पर बात करें उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए शुक्र और बुध की युति हुई है यहां पर, और इस युति को हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र और बुध यदि किसी एक खाने में, एक भाव में बैठ जाए किसी कुंडली में, तो इसे हम कहते हैं कि कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो गया। हालांकि इस कुंडली में शुक्र बहुत कारक नहीं है, बुध भी बहुत कारक नहीं है, तो जबरदस्त लक्ष्मी नारायण योग हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये बात तो 100% उचित है। यहां पर देखा जाए बुध जो है वो 25 डिग्री के साथ बैठे हुए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी देखें तो बहुत ज्यादा है, तो लक्ष्मी नारायण योग का
जो इफेक्ट है वो काफी कम पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। यहां पर 25 डिग्री का बुध है और बल भी इसके पास करीब 25% के आसपास ही होगा। बुध इस कुंडली में देखें कौन है, धनेश है और लाभेश है, यानी कि धन का जो डिपार्टमेंट है सिंह लग्न की कुंडली में वो पूरा का पूरा बुध के हाथों में है। लाभेश उठ करके लग्न में विराजमान हुआ है। जीवन में आप जो है मेहनत करके खूब सारा लाभ कमा सकती हैं। और साथ ही साथ यहां देखा जाए तो धनेश उठ करके जो है लग्न में बैठा हुआ, यानी पैतृक संपत्ति वगैरह का सुख या फिर परिवारजनों का सुख भी आपको देखने को मिलेगा। फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली होगी। यहां पर बुध निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाएंगे। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, निश्चित रूप से ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करेगा आपके हस्बैंड के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य के ऊपर चलते हैं। ध्यान से देखिए, सूर्य बुध की राशि में है और मैंने बताया था कि बुध जो है वो सूर्य के भाव में विराजमान है। तो सूर्य और बुध के बीच में यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य और बुध के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है और यह राशि परिवर्तन शुभ राशि परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही शुभ भावों के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। क्या लाभ मिलेगा? देखिए, प्रथम भाव होता है लग्न, शरीर, पर्सनालिटी, स्वास्थ्य के लिए भी हम देखते हैं। द्वितीय भाव होता है धन, पैतृक संपत्ति, वाणी। इस दोनों भावों के बीच में राशि परिवर्तन निश्चित रूप से धन लाभ के लिए विशेषकर बहुत बढ़िया है। धन लाभ के लिए बहुत बढ़िया है ये राशि परिवर्तन। धन वगैरह का लाभ, धन की सेविंग्स ये आपको करवाने वाला होगा। यहां पर देखा जाए सूर्य 12 डिग्री के साथ विराजमान है। बल पूरा नजर आ रहा है सूर्य के पास, लेकिन ध्यान से देखिए, ये सूर्य राहु के साथ युति बना करके बैठ गए। 12 डिग्री का सूर्य है, 14 डिग्री का राहु है। यहां पर सूर्य और राहु के साथ बैठे होने की वजह से कुंडली में लग गया ग्रहण दोष। ग्रहण दोष लग गया कुंडली के द्वितीय भाव में और यहां पर ये पितृ दोष भी बना देंगे। तो कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष और पितृ दोष लग जाएगा। सूर्य यहां पर एक और तरीके से वीक है, वो ये है कि ये सूर्य नीचारोही है। नीचारोही का मतलब ये है कि ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो सूर्य है ये नीचता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर की राशि तुला राशि में ये जो सूर्य है वो नीच के हो जाते हैं। तो यहां पर सूर्य 12 डिग्री का जरूर है, 100% बलाबल के साथ जरूर बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ बैठे होने की वजह से, और यहां पर ध्यान से देखें तो केतु और शनि की दृष्टि भी जा रही है कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर। तो सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं। सूर्य पीड़ित हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य के पास बल नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अब सूर्य पीड़ित हो गए। द्वितीय भाव में ग्रहण दोष का बनना कहीं ना कहीं धन संबंधित परेशानी, वाणी संबंधित परेशानी, फैमिली को हम देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं द्वितीय भाव से, वहां पर सूर्य राहु का बैठना अच्छा नहीं है। परिवार के साथ संबंधों को ये खराब कर सकता है, आपकी वाणी को ये खराब कर सकता है। सेविंग्स, देखिए आय का जो भाव होता है ना, जो आप धन कमाएंगी वो कहीं ना कहीं हम लाभ स्थान से देखते हैं जीवन में। आय का भाव 11वां भाव है, लेकिन जो आप सेव करेंगे, जो ओवरऑल धन आपके पास रहेगा, सब कुछ मिला करके, पैतृक संपत्ति, आपकी आय, ये सब मिला करके ये है द्वितीय भाव। यहां पर ग्रहण दोष बनना कहीं ना कहीं सेविंग्स को भी लेकर के परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो यहां पर सूर्य को थोड़ा सा पाप प्रभाव से मुक्त कर देंगे, बढ़िया लाभ देगा। जीवन में ये बैठा हुआ जो सूर्य है यहां पर आपको धन वगैरह का विशेष लाभ करवाएगा, दोष मुक्त करवा दें, आपकी वाणी को ये प्रभावशाली बनाएगा। आप अपनी वाणी से जो है सामने वाले को इंप्रेस कर पाएंगी। वाणी से भी जो है आप धन वगैरह कमा सकती हैं, अपनी वाणी से आप धन अर्जित कर सकती हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव होता है आयु का, ससुराल पक्ष का। इसको आप दोष प्रभाव से दूर कर दीजिए। इन चीजों में भी ये सूर्य आपको लाभ करवा देंगे। राहु यहां पर 14 डिग्री का बैठा हुआ है। बैठा है किसके घर में? बुध के घर में। बुध की राशि कन्या में राहु बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में राहु बैठता है। कई बार मैंने बताया कि ये अप्स एंड डाउन्स देता है। किन चीजों में? तो धन को लेकर के, धन को लेकर के अप्स एंड डाउन्स, यानी कि स्टेबिलिटी कम कर देता है। ऊपर से यहां पर इसने ग्रहण दोष बना लिया। ग्रहण दोष किसको बनाया, मतलब ग्रहण किसको लगाया? तो सूर्य को। सूर्य क्या होता है? तो होता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मान सम्मान और पिता। तो पिता कारक सूर्य को राहु ने लगा दिया यहां पर ग्रहण। तो कहीं ना कहीं पिता के साथ सुखों में या पिता के सुखों में थोड़ी कमी ला देना, यहां पर धन को लेकर के अप्स एंड डाउन्स दिखाना, वाणी संबंधित परेशानी, परिवार के साथ जो है कहीं ना कहीं संबंध आने वाले समय में राहु की दशा में खराब कर सकता है ये। हालांकि देखिए बैठा हुआ है बुध की राशि में और बुध की स्थिति बढ़िया है। बुध की स्थिति बढ़िया मैं कहूंगा तो यहां पर बहुत खराब नहीं करेगा, लेकिन तब खराब नहीं करेगा जब आप सूर्य और राहु के ग्रहण दोष को दूर कर लेंगी।
राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर और ये मित्रवत दृष्टि होगी, आपके शत्रुओं को ये मारने वाला होगा। वर्क प्लेस पर जहां आप काम करेंगी वहां पर हो सकता है थोड़ी परेशानी जरूर दे, लेकिन वहां पर भी ये आपको कॉम्पिटिटिव बनाने वाला होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी राहु की दशा में। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। राहु की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी, सडन चेंजेस को अवॉइड करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है राहु की दशा अंतरदशा में। करियर को लेकर के ये चेंज दे सकता है, करियर में बड़ा बदलाव करवा सकता है और उसमें आपको लाभ दे सकता है। तो यहां पर राहु की कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी ये है कि इसने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। यदि आप उसका उपाय कर लें, ये आपको लाभ देने वाला होगा। कई बार राहु जब द्वितीय भाव में बैठता है तो एक से ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम देता है, ये भी देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में गुरु देखा जाए अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में ये बैठे हुए हैं। 15 डिग्री का गुरु है, जबरदस्त बैठा हुआ है गुरु, पूरी तरह बलवान बैठा हुआ है गुरु। पंचम भाव में स्वग्रही बैठा हुआ है। इस कुंडली में गुरु योग कारक ग्रह कहलाएंगे, एक कारक ग्रह कहलाएंगे। योग कारक हम मंगल को कहते हैं इस कुंडली में, लेकिन गुरु को भी हम कारक कहेंगे इस कुंडली में। कारक इसलिए है क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह बनते हैं। अष्टमेश भी है इस कुंडली में गुरु, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि जा रही है पंचम भाव में, तो गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह कहलाएगा। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का। यहां पर गुरु इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। स्वग्रही बैठा हुआ है, आपको लाभ पहुंचाएगा। कुछ नहीं करना है इस गुरु के लिए। देखिए 15 डिग्री का गुरु है, पूरे बलाबल के साथ विराजमान है। कुछ भी नहीं करना है इस गुरु को, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये गुरु। ये गुरु आपको शिक्षा संबंधित लाभ, बढ़िया शिक्षा देने वाला होगा। आप एमएससी कर भी रही हैं। इसके अलावा ये गुरु बहुत ही उत्तम संतति आपको देने वाला होगा और लव रोमांस वगैरह में भी ये आपको सफलता देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, आपके मन को ये शांत करने वाला होगा, चंद्रमा को बैलेंस करने वाला होगा। आपको हायर एजुकेशन में गुरु मदद करने वाले होंगे, विदेश वगैरह की यात्राएं करवाने वाले होंगे, धर्म कर्म में आपको रुचि दिलवाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, आपके लाभ में ये वृद्धि कर देगा, जीवन में आपको मान सम्मान दिलवाएगा, आपकी आय में कई गुना ये वृद्धि करने वाला होगा। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहां पर लग्न के ऊपर, जबरदस्त तरीके से आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, आपको ज्ञान देने वाले होंगे, आपको सद्बुद्धि देने वाले होंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कुछ दिलवाने वाला होगा गुरु। तो गुरु की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, सर्वोत्तम प्लेसमेंट है इस कुंडली में गुरु की। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव को ध्यान से देखें तो केतु और शनि यहां पर युति बना करके विराजमान है कुंडली के अष्टम भाव में। इस कुंडली के अनुसार मैं बता दूं कि शनि मार्केश है, यानी कि मारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो सप्तमेश है और षष्ठेश भी है, इसलिए इस कुंडली में शनिदेव को जो है एक मारक ग्रह की उपाधि दी जाएगी। और शनिदेव यहां पर जो है कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है शनि का, शनि विपरीत राजयोग जरूर बना रहा है। क्यों? क्योंकि षष्ठेश जो शनि है वो अष्टम भाव में बैठ गए, तो यहां पर शनिदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप मेहनत करें तो वो ग्रह या फिर वो जो दशा है वो आपको सहयोग करेगी। ठीक, लेकिन शनि यहां पर देखें तो केतु के साथ विराजमान है अष्टम भाव में, केतु के साथ विराजमान है अष्टम भाव में। इसे कहते हैं शनि और केतु की युति, या शनि और राहु की युति हो जाए, इसे कुंडली में कहते हैं श्रापित दोष का बन जाना। क्यों? क्योंकि केतु जब साथ में बैठता है तो राहु सामने हो जाते हैं, इसलिए श्रापित दोष लग जाता है कुंडली में। देखिए टिपिकल जो श्रापित दोष है वो शनि और राहु की युति से होता है, लेकिन जब शनि और केतु भी साथ में बैठ गए तो राहु सीधे सामने बैठ गया, राहु बिल्कुल सामने बैठ गया। तो इस वजह से यहां पर शापित दोष का निर्माण माना जाता है। और यहां पर जो शापित दोष लग रहा है ये अष्टम भाव को लग रहा है। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का। स्वास्थ्य के लिए भी देखते हैं, बीमारियों के लिए देखते हैं। बेसिकली हम बीमारियों के लिए, दीर्घकालिक रोग के लिए अष्टम भाव को देखते हैं, सर्जरी के लिए, रिसर्च के लिए देखते हैं अष्टम भाव को, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के लिए देखते हैं, ससुराल पक्ष के लिए देखते हैं, जीवन में सडन जो उतार चढ़ाव होता है उसके लिए अष्टम भाव को देखते हैं। यहां पर शापित दोष का बनना वीक पॉइंट बनता है, श्रापित दोष का बनना वीक पॉइंट बनता है। शनि या केतु की दशा में ये स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको दे सकता है, ससुराल पक्ष के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करवा सकता है। तो इस श्रापित दोष का निवारण करवाना आपके लिए जरूरी है। यहां पर देखा जाए शनि वक्री है, 9 डिग्री के साथ विराजमान है शनि गुरु की राशि में।
विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ लाभ करवा देंगे, यानी कि मेहनत वगैरह करने के बाद शनि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सडन गेन करवा दे, लेकिन वो तब करवाएगा जब आप इस दोष से इस दोनों को बाहर निकाल लेंगी। शनि के पास जो बल है वो करीब 50% का है। शनि यहां पर वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। शनि यहां पर अष्टम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं अध्यात्म वगैरह के प्रति आपको रुचि दे सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 10वें भाव के ऊपर। करियर सेटल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, हालांकि मित्रवत दृष्टि है तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं देने वाले हैं, लेकिन यह हो सकता है तो करियर सेटल होने में थोड़ा विलंब करेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। वाणी का ध्यान रखेंगे, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे। सूर्य कॉन्फिडेंस भी होता है तो कॉन्फिडेंस को भी ये डाउन कर सकता है, पिता के साथ मतभेद करवा सकता है, सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर। देखिए शिक्षा, संतान, लव रोमांस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दशा अंतर्दशा में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, शनि की दशा अंतर्दशा में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इन चीजों से जुड़ी हुई भी आपको देखने को मिल सकती है। ये सम दृष्टि है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि गुरु किसी भी हालत में इस भाव का नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि वो अपने ही घर में स्वग्रही बैठा हुआ है। लेकिन यदि दशा चलती है तो उस दौरान थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहां पर 14 डिग्री के साथ विराजमान है। बल बहुत है केतु के पास। केतु यहां पर बैठा हुआ है गुरु की राशि में और गुरु की स्थिति बढ़िया है। तो यदि आप इस केतु को शापित दोष से बाहर निकालें तो ये केतु आपको अध्यात्म वगैरह के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवाएगा, रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवाएगा। और जो आपने पीएचडी की बात कही है ना, पीएचडी की बात जो आपने कही है, देखिए वो उच्च शिक्षा, उसको हम 9वें भाव से जरूर देखते हैं, लेकिन पीएचडी कहीं ना कहीं एक प्रकार का रिसर्च होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है। उसमें अष्टम भाव का भी इफेक्ट आता है और यहां पर केतु आपको सपोर्ट करने वाला है। केतु, इवन शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे उस क्षेत्र में। समय ज्यादा लग सकता है, समय थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन ये दोनों भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो हिडन नॉलेज और इस तरीके की चीजों में ही आपको सपोर्ट करने वाले हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। धन का व्यय करवाएगा, फिजूल खर्ची बढ़ा सकता है, अपनी दशांत दशा में अध्यात्म की तरफ रुचि दे सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर। धन संबंधित जो है स्टेबिलिटी को कम करने वाले होंगे, मतलब थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जब प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हो तो लीगल मैटर्स का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उच्च की दृष्टि है, बहुत परेशानी नहीं देंगे, बस चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है। 9वां भाव यानी कि भाग्य का भाव, हायर एजुकेशन का भाव। और यहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, विदेश की ढेर सारी यात्राएं आपको करवा सकते हैं। जीवन में वैसे भी आपको ढेर सारी यात्राएं यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा करवा सकता है। 6 डिग्री का चंद्रमा है। बल करीब 25% के आसपास इस चंद्रमा के पास मौजूद होगा। इस कुंडली में चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा द्वादशेष है, यानी कि 12वें घर के स्वामी ग्रह है। बहुत कारक नहीं है इस कुंडली में चंद्रमा, भाग्य भाव में जाकर के बैठा हुआ है। बढ़िया स्थिति है चंद्रमा की यहाँ पर। और यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको भाग्य वगैरह का लाभ दिलवाने वाला, हायर एजुकेशन वगैरह में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको जर्नी हो सकता है बहुत ज्यादा कराए। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव के ऊपर, तो छोटी मोटी यात्राएं कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर देंगे, छोटी मोटी यात्राओं को बढ़ा देंगे, आर्टिस्टिक एबिलिटी देने वाले होंगे। कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल आपके अंदर ये दे सकते हैं, क्रिएटिविटी आपको ये दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर 17 डिग्री का है, 12वें घर में विराजमान है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, तो जैसे मैंने बुध और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन बताया था, उसी प्रकार यहां पर मंगल और चंद्रमा के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो भाग्य भाव और 12वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए जो 9वां भाव है ये बहुत ही शुभ भाव है, और जो 12वां भाव है ये एक नेगेटिव भाव कहते हैं इसको, इविल हाउस कहते हैं इसको। तो इस दोनों भाव के बीच में राशि का जो परिवर्तन है इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता है, इसे बहुत शुभ हम नहीं मानते हैं। और यहां पर ये जो मंगल बैठे हुए हैं ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के ही घर में बैठे हुए हैं। तो ये जरूर कहेंगे कि राशि परिवर्तन होता है तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि दोनों ही ग्रह बाध्य हो जाते हैं कि हम आपके घर का नुकसान नहीं करेंगे। समझिए इस बात को, मंगल बैठ गया चंद्रमा के भाव में और चंद्रमा बैठ गए मंगल के भाव में, यानी मैं आपके घर में और आप मेरे घर में। तो कहीं ना कहीं हम दोनों ही कोशिश करेंगे कि आपके घर का हम नुकसान ना करें, कि अगर मैंने आपके घर का नुकसान किया तो आप भी मेरे घर का नुकसान कर देंगे। लेकिन फिर भी यहां पर ये जो राशि परिवर्तन है ना, ये 12वें भाव और 9वें भाव के बीच में हो रहा है, तो ये वीक पॉइंट बनता है, ये वीक पॉइंट बनता है। और इस वजह से हो सकता है विदेश संबंधित थोड़ी परेशानी हो, फॉरेन सेटलमेंट यदि आप चाहती हैं उसमें थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिले, इसका ध्यान रखना है। दूसरा,
मंगल जो है यहां पर नीच का है तो निश्चित रूप से विदेश जाती है परेशानी, धन का फिजूल का व्यय करवा सकता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको मांगलिक बनाता है तो विवाह सोच समझ करके करने की आवश्यकता है। मंगल के पास बल बहुत अच्छा है लेकिन नीच का हो गया तो मंगल नेगेटिव हो गया। एक होता है वीक होना, एक होता है नेगेटिव होना। ये मंगल वीक नहीं हुआ है, ये मंगल नेगेटिव हो गया है अब। ठीक है, तो ये मंगल जो सबसे योग कारक ग्रह है कुंडली का, ये अब नेगेटिव परिणाम देंगे क्योंकि ये 12वें घर में बैठ गए और नीच की राशि में बैठ गए। ये मेजर वीक पॉइंट बना। यहां पर देखा जाए मंगल सुखेश है और भाग्येश है। सुखेश और भाग्येश 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ। यदि ये नीच के नहीं होते तो मैं आपको निश्चित रूप से कहने वाला था कि आप विदेश निकल जाइए, आपको लाभ होगा। लेकिन चूंकि ये नीच की राशि में विराजमान है तो विदेश वगैरह में भी आपको सेटल डाउन होने में थोड़ी परेशानी आने वाली है। यहां पर बैठा हुआ मंगल मांगलिक बनाता है तो कुंडली मिलान करना आपके लिए अनिवार्य है। और मकान वगैरह लेते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लीगल मैटर्स का ध्यान रखें। और भाग्येश है आपके मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। 12वां भाव नुकसान का भी होता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। और पीएचडी वगैरह करने में भी आपको मंगल को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है क्योंकि हायर एजुकेशन भाव के सौम्य ग्रह बनते हैं मंगल। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है आपके हायर एजुकेशन भाव के ऊपर, वो काफी हद तक आपके इस हायर एजुकेशन के योग को बनाए हुए है, वो आपको लाभ देने वाला होगा। लेकिन फिर भी आपके लिए मंगल को बेहतर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं हम दशाओं के ऊपर। दशा आपकी फिलहाल सूर्य की प्रारंभ हुई है कब से, तो 13 मई 2020 से प्रारंभ हुई। अभी तक आपको 13 मई 2020 से पहले तक पिछले 20 वर्षों से शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा आपके लिए बढ़िया था। शुक्र जो है मैंने बताया था एक सम ग्रह है, उसकी प्लेसमेंट बढ़िया हुई है। सूर्य की राशि में जरूर बैठे लेकिन तात्कालिक मैत्री में है तो जो शुक्र हैं वो आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे। अब सूर्य की महादशा आपको प्रारंभ हुई है 13 मई 2020 से, जो कि आपको 13 मई 2026 तक रहने वाली है। सूर्य लग्नेश है, आपके लिए कारक ग्रह कहलाएंगे। जो ग्रहण बना रहा है सूर्य राहु के साथ बैठ करके, उससे आप इसको निवारण करवा लें, इसको ठीक करवा लें। आपके लिए सूर्य की महादशा बढ़िया रहने वाली है। जॉब वगैरह आपकी इसी दशा में लगने वाली है। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। आपने बताया है आप एमएससी कर रही हैं, डाइटिशियन है, बढ़िया है, आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गुरु आपको इस क्षेत्र में लेकर के गया है और काफी हद तक ये आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उच्च शिक्षा के योग कैसे हैं? मंगल को ठीक करना जरूरी है। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो सीधा हमारा ध्यान कुंडली के नवम भाव के ऊपर जाता है। चंद्रमा का बैठना, वहां गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत शुभ है। राशि परिवर्तन भी ठीक ठाक है लेकिन मंगल का नीच की राशि में होना, मंगल का नीच की राशि में होना वीक पॉइंट बनता है। थोड़ी परेशानी, थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है तो मंगल को हम बेहतर जरूर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने पूछा है पीएचडी करने के योग, बिल्कुल आप करने के लिए जाइए लेकिन मंगल को ठीक जरूर करिए। मैं उपाय बता दूंगा, उच्च शिक्षा के लिए उपाय निश्चित रूप से बताने वाला हूं आखिर में आपको। इसके बाद इन्होंने पूछा है बिजनेस करना बेहतर है या फिर जॉब। बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें और पार्टनरशिप में बिजनेस करना कैसा रहेगा। चलिए, बिजनेस करें या फिर जॉब करें। देखिए, फिलहाल तो आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। फिलहाल आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना है। आगे आने वाले समय में आप बिजनेस के लिए स्विच कर सकती हैं लेकिन फिलहाल आपका जो फोकस है वो जॉब के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात बताता हूं। आप डाइटिशियन हो सकता है आप अपना क्लिनिक खोलना चाहें, आप अपना क्लिनिक खोलना चाहें, आप खोल सकती हैं, आप खोल सकती हैं। ये कार्य कौन सा हुआ, तो कंसल्टेंसी का क्षेत्र हुआ। कंसल्टेंसी के क्षेत्र के लिए बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह जो कंसल्टेंसी का क्षेत्र को बताता है वो है गुरु। और इस कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह कौन है, मैंने आपको बताया, वो है गुरु। तो निश्चित रूप से यदि आप क्लिनिक वगैरह खोलना चाहती हैं डाइटिशियन बन करके, आंख बंद करके आप इस बिजनेस में जाइए, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में जाइए, टीचिंग के क्षेत्र में जाइए, आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें। कंसल्टेंसी के ही क्षेत्र में आप बिजनेस करिए, सबसे ज्यादा तरक्की आपको ये देने वाला होगा, बढ़िया लाभ देगा, बढ़िया आपको जो है ये तरक्की देने वाला होगा। आपका गुरु नवमांश चार्ट में भी बहुत बढ़िया स्थिति में है, धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, खूब सारा धन आप कमा सकती हैं इससे जुड़ करके। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि पार्टनरशिप करना कैसा रहेगा। बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है आपको, भूल से भी नहीं करनी है आपको। 2 रुपए हैं आपके पास तो उसी 2 रुपए से कार्य प्रारंभ करें लेकिन पार्टनरशिप नहीं करेंगे। कारण पार्टनरशिप भाव के स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं, अष्टम भाव में जाकर के शापित दोष बना रहे हैं। आगे चलते हैं,
करियर कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के योग कैसे हैं? करियर बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो सूर्य को बेहतर कर लीजिए। इसके अलावा उन्होंने पूछा है लव मैरिज के योग या फिर अरेंज मैरिज के योग। निश्चित रूप से शुक्र की दृष्टि पड़ना सप्तम भाव के ऊपर, शनि का घर होना, शनि का अष्टम भाव में जाना, केतु के साथ बैठना, राहु की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ना लव मैरिज के योग थोड़ा ज्यादा बना देता है ये। हालांकि गुरु आपका इस कुंडली में बहुत बढ़िया है, गुरु बहुत बढ़िया है, स्वर्ग रही है। देखिए जब गुरु किसी का धनु राशि में होता है तो ये व्यक्ति को मर्यादा सिखाता है, संस्कारों वाला बनाता है। तो ये बहुत हद तक संभव है कि यदि आप लव मैरिज भी करती हैं तो वो लव कम अरेंज होगा। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? शनि केतु के साथ बैठा है अष्टम भाव में, वैवाहिक जीवन को ये खराब कर सकता है। निश्चित रूप से उपाय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, निश्चित रूप से कुंडली मिलान करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना कुंडली मिलान के मैं आपको एक बात कहता हूं, शादी नहीं करना चाहे कोई भी परिस्थिति हो आपके लिए, तो कुंडली मिलान आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मांगलिक भी हैं, सप्तमेश जो है आपके शनि वो अष्टम भाव में जाकर के शापित दोष बना रहे हैं, वीक पॉइंट बनता है। द्वितीय भाव में सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है वो भी वीक पॉइंट बनता है मैरिज के लिए। तो निश्चित रूप से कुंडली मिलान करके विवाह करेंगी और तब जाकर के आप विवाह के लिए आगे बढ़ेंगी। विवाह कब होगा? देखिए विवाह के योगों की बात करें कि विवाह के योग कब बन रहे हैं, तो काफी हद तक मैं आपको कह सकता हूं कि विवाह का योग अगले वर्ष नवंबर से बनता हुआ मुझे हाल फिलहाल में नजर आ रहा है। यदि हाल फिलहाल की बात करें तो अगले वर्ष से ये योग नवंबर से बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सलाह आप मानेंगी तो अभी विवाह नहीं करें, 26, 27 के आसपास आपको विवाह करना चाहिए, लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप करना चाहें तो अगले वर्ष नवंबर से योग बन रहे हैं। विवाह की उम्र, क्योंकि देखिए शनि आपके सप्तमेश बनते हैं, बड़ी आसान सी बात है, शनि सप्तमेश बनते हैं। यदि आप पुरुष होती तो मैं आमतौर सीधे आपको कहता कि 30 के आसपास आपको विवाह करना चाहिए, 30 वर्ष के आसपास विवाह करना चाहिए। आप फीमेल हैं, आप 27 के आसपास विवाह करिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बहुत जरूरी हो तो कुंडली मिलान करके अगले वर्ष के आगे जो है नवंबर से जो समय आ रहा है आप कर सकती हैं, लेकिन 27 वर्ष के आसपास करना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सबसे पहले तो बता दो कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, छठे भाव से हम देखते हैं स्वास्थ्य को और लग्न से भी देखते हैं। तो लग्नेश है सूर्य, राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं, वीक पॉइंट बनता है। इसके अलावा षष्ठेश है शनि, अष्टम भाव में जाकर के शनि के साथ शापित दोष बना रहे हैं, वीक पॉइंट बनता है। कुछ उपाय करने जरूरी है। शनि का विपरीत राजयोग भी बन रहा है, तो मैंने बोला था कि परेशानियां आती हैं, उपाय करते हैं, मेहनत करते हैं तो शनि आपको लाभ भी देने वाला होगा, ये भी मैंने आपको बोला था। तो डरने जैसा कुछ नहीं है, उपाय करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है इन्होंने और एक बात बता दूं कि आयु भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, वो स्वग्रही जाकर के बैठे हुए हैं, तो चिंता वगैरह करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कोई सावधानी, हाँ बिल्कुल, जो शनि केतु जो अष्टम भाव में बैठे हुए अचानक से स्वास्थ्य की कोई परेशानी दे सकते हैं, उपाय जरूरी है। माता पिता के साथ भविष्य में रिश्ते कैसे रहेंगे? चंद्रमा तो आपका बहुत बढ़िया है, मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा की तरफ से कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। चतुर्थ भाव जो है ना वो भी हम माता से देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल, वो जाकर के कुंडली के 12वें घर में नीच की राशि में बैठे हुए। तो चंद्रमा बढ़िया है लेकिन चतुर्थ भाव डाउन है, माता के साथ संबंध वैसे तो ठीक रहेंगे, आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी मंगल की दशा में। इसके बाद पिता के साथ बात करें तो सूर्य थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दसम भाव तो आपका बढ़िया नजर आ रहा है, पिता के साथ संबंध ठीक ही रहेंगे, लेकिन राहु और सूर्य का जो ग्रहण दोष है तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ती है तो कई बार देखा गया है कि पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इससे भी आपको बचने की आवश्यकता है। वाहन प्रॉपर्टी के योग कैसे हैं? वाहन और प्रॉपर्टी, देखिए चतुर्थ भाव मंगल के द्वारा अधिपत्य किया जा रहा है, आपका चतुर्थ भाव मंगल नीच की राशि में है, मंगल को बेहतर करेंगे तब जाकर के वाहन और प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपको देखने को जीवन में मिल जाएगा। भाग्योदय मेरा कब होगा? 27-28, एक्चुअली में 28 वर्ष के आसपास आपका भाग्योदय होगा। मंगल का घर बनता है, निश्चित रूप से 27-28 वर्ष के आसपास जो है आपका भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल के उपाय जरूरी है क्योंकि मंगल नीच की राशि में बैठा हुआ है। मेरे लिए भाग्य कारक ग्रह कौन सा है? मंगल है आपके भाग्येश, मंगल आपके भाग्येश हैं जो कि 12वें घर में जाकर के नीच की राशि में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने बोला कि मंगल के उपाय करना जरूरी है आपके लिए। योग, कुंडली के योग मैंने आपको बताया कि योग की बात करें तो यहां पर शुक्र भी एक प्रकार से योग बना रहे हैं क्योंकि वो करियर भाव के स्वामी ग्रह लग्न में बैठ गए तो अच्छा योग बन जाता है। नाम तो नहीं है उसका कुछ, लेकिन बढ़िया राजयोग बना देता है जब कर्मेश जाकर के लग्न में विराजमान हो जाए। बुध भी यहां पर बैठ करके काफी हद तक आपको धन वगैरह से लाभ देंगे। लक्ष्मी नारायण योग का भी थोड़ा बहुत ही सही आपको लाभ मिलेगा। सूर्य यहां पर धन योग बना रहे हैं, ग्रहण दोष भी बन रहा है, यहां पर पितृ दोष भी बन रहा है।
गुरु यहाँ पर पंचमेश है, पंचम भाव में ही विराजमान है। ये भी एक प्रकार से बहुत जबरदस्त योग है, आपको लाभ मिलने वाला है। शनि विपरीत राजयोग बना रहा है, शापित दोष बना रहा है, वो एक वीक पॉइंट है। मंगल और चंद्रमा के बीच में राशि परिवर्तन हो रहा है और बुध और सूर्य के बीच में भी जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो शुभ है। सूर्य और बुध के बीच में राशि परिवर्तन बहुत शुभ है और मंगल आपको मांगलिक भी बना रहे हैं। दशा के बारे में पूछा है, फिलहाल आपको सूर्य की महादशा चल रही है जो कि 13 मई 2026 तक रहने वाली है। फिर आपको चंद्रमा की महादशा लगेगी 10 वर्षों के लिए। इसके बाद इन्होंने उपाय के बारे में बिल्कुल मैं आपको आखिर में सभी के लिए उपाय बताने वाला हूं। आखिरी प्रश्न है इनका, फोटोग्राफी को साइड बिजनेस के रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं, सूर्य के उपाय कर लीजिए, उसके बाद आप फोटोग्राफी के बिजनेस में जाना चाहें तो फोटोग्राफी का भी बिजनेस आपको लाभ दे देगा, लेकिन सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लीजिए। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स में आपको क्लियर कर देता हूं। नवमांश कुंडली बढ़िया नजर आ रही है, सूर्य उच्च का है, शनि की स्थिति बेहतर हो रही है, मंगल काफी बढ़िया हो रहा है, मंगल जाकर के जो है गुरु की राशि में विराजमान है, बढ़िया स्थिति नजर आ रही है। और गुरु मैंने बताया था कि बहुत बढ़िया है, चंद्रमा भी उच्च का हो रहा है और राहु केतु भी उच्च के हैं, तो आपकी नवमांश कुंडली काफी सही नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वो आपको लाभ देने वाला है और सूर्य भी जो है उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में ये आपको नेम फेम पद प्रतिष्ठा जैसा मैंने बताया आप चाहें तो जीवन में हासिल कर सकती हैं। तो मेहनत करिए, जो लग्न चार्ट में परेशानी नजर आ रही है उसके लिए कुछ उपाय कर लीजिए, आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका D9 चार्ट देखा जाए तो वो बहुत बढ़िया है। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय बताने से पहले फिर से बता दूं, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से जो नवमांश चार्ट बढ़िया नजर आ रहा है, इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप उपाय करेंगी, जब आप कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे। उसको करना जरूरी है, उसको इग्नोर ना करें। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। सूर्य राहु ग्रहण दोष निवारण पूजा और पितृ दोष निवारण पूजा, ये एक साथ ही हो जाएगा। सूर्य राहु ग्रहण दोष और पितृ दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करा लेनी है। इसके साथ साथ आपको नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें, 21 बार वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। फिर घर पर आकर के जो है आप मतलब अपने घर के मंदिर में बैठ करके आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करेंगी। समय है तो 3 से 5 माला या 10 माला भी आप नित्य जाप कर सकती हैं। अगला उपाय है आपके लिए, नित्य बजरंग बाण का आपको 3 बार कम से कम पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार मंदिर जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को मंगल से जुड़ी वस्तुओं का आपको दान करना है, जैसे कि तांबा, मसूर की दाल, लाल कपड़े, मीठी रोटी या फिर इसके अलावा जो भी मंगल से जुड़ी हुई वस्तुएं आपको पता हो उसका आपको दान करना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए श्रापित दोष निवारण पूजा। शनि केतु का जो श्रापित दोष बन रहा है इसका आपको निवारण किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लेना चाहिए। सबसे जरूरी है ग्रहण दोष पितृदोष जो एक साथ हो जाएगा। उसके बाद आपको जब भी समय मिले तो इस श्रापित दोष निवारण का आप परिहार करवा लीजिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 23 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।